Good evening, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, good evening, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. चलो आगे चले अब कंटिन्यू करें because quite a lot of you are already here, right? Yes, ma'am. Okay. There was this student जो हमेशा नमस्कार मैम बोलता था. कहाँ गया वो बच्चा? नमस्कार मैम. हाँ, कौन सा बच्चा है ये? मैम समिक. No, when I used to be small, जब स्कूल में कभी भी PTM होती थी ना, तो my father always used to go there and he used to greet the teachers with नमस्कार मैम. तो मुझे ना बड़ा मतलब ये बात काफी गलत है, बट देखो ना उस टाइम पे यू आर इन दैट जोन कि आपको उतना नहीं, हमारे पेरेंट्स स्कूल जाके ऐसे ही बात करें इंग्लिश में जैसे हम लोग बात करते हैं. तो मैं ना हमेशा अपने फादर से लड़ती थी कि आप नमस्कार क्यों बोलते हो मैम को, आप गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलते हो. तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि अब अगर आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे, मोदी ने जब अमेरिका गए थे मोदी, तो ही स्पोक इन हिंदी. देन एट the global level people usually represent their culture. तो हम हमेशा हाथ जोड़ के नमस्ते या नमस्कार बोलते हैं. So now I understand, मतलब मुझे ये चीज बहुत बाद में समझ आई, but till the time I was 12 मैं बहुत ज्यादा ना इस चीज पे रिटेलिएट करती थी कि नमस्कार मत बोला करो स्कूल जाके. मैम मेरे साथ ऐसा है कि मैम मैं अगर टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे भी बोलता हूँ व्हाट्सएप पे अभी तो भी मैम मैं हिंदी में ही बोलता हूँ इंग्लिश की टीचर को भी. हाँ, बिकॉज हिंदी तो हमारी मातृभाषा है. वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज नेवर, वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स. इंग्लिश सीखो जितनी मर्जी सीखो, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये मत भूलो कि हिंदी इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द ऑर्गन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल प्राइमरीली फॉर द गेमेटोजेनेसिस और द गेमीट फॉर्मेशन. उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट द डक्ट सिस्टम. So the duct system is primarily responsible for secreting certain chemicals and certain factors which will help these sperms to survive and which will also help these sperms to reach to the ovum or the egg, right? उसके बाद अब हम, Ma'am, हाँ बोलो विराज. in the Socrative quiz, there were some short videos and some questions which were not related to the question. What was the significance of?
the video in the Some question. videos. ओके सी मैंने ना एक्चुअली सोक्रेटिव आपकी देखी नहीं है, ना ही मैंने सोक्रेटिव इस बार वाली डिजाइन की है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि उन वीडियोस में क्या था। हो सकता है कि वो वीडियोस हो फर्टिलाइजेशन की या फिर स्पर्म्स स्विमिंग Some random videos, short रैंडम वीडियोस। videos. और मैम वो सर ने ऐसे ही फन के लिए डाला, तो सर बता रहे थे पिछली क्लास में। Yes, ma'am. ओके ओके सो सी व्हाट आई डू इज मैं ना एक बार सोक्रेटिव देखूंगी कि कैसी आई थी, फिर उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि कुछ है उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैम मुझे सोक्रेटिव में एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बताओ। मैम की क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, मैंने करा कि टू जेनेटिकली सेम सेल्स, क्योंकि मैम पेरेंट सेल तो एक ही है, बट सोक्रेटिव दिखा रहा था कि आंसर है कि टू जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स। नहीं वो वहाँ पे आंसर या तो फिर गलत अपलोड हुआ है, बिकॉज माइटोसिस के अंदर बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल आगे जाता है, तो बेसिकली क्लोन्स ही बनते हैं। बिकॉज ओवर देयर व्हाट We द discuss सिग्निफिकेंस ऑफ the माइटोसिस इज कि हाँ बोलो बोलो व्हाट आर यू सेइंग? when will we discuss the Socrative quiz? सोक्रेटिव क्विज, अच्छा चलो ठीक है, हम क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं सोक्रेटिव। ओके अभी हम ये कर लेते हैं आगे कंटिन्यू, बिकॉज फिर वो पूरा कंटिन्यूएशन में चल रहा था ना, तो हो जाएगा, वरना बीच में लिंक टूट जाता है। ओके सो अब हम बात करेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ सी ये जो डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये इजी डायग्राम है, इसीलिए नॉर्मली पेपर वगैरह में आपको ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, बट एट द सेम टाइम इस डायग्राम में कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। जैसे आप जब ड्रॉ कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो, तो कुछ चीजों का ना पर्टिकुलरली ध्यान रखना होता है। अब जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम यहाँ पे लगाया इसलिए गया टू मेक आउट द मिस्टेक, ठीक है? बिकॉज इवन व्हेन वी वर इन क्लास 10 हमने भी ये गलती की थी, और हमें भी मतलब हमारे भी मार्क्स डिडक्ट होते थे, उसके बाद ही हमें पता लगता था कि दिस इज द मिस्टेक, राइट? अरे यार 1 सेकेंड। ओके सो सी एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमें एक्चुअली फॉलो करना है और जिसे हमें प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करने का, राइट? और उसी डायग्राम को आप बनाओगे, फिर हम ना कंपेयर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम्स। एक मिनट ऐसे मैं बंद करके ना फिर से चलाती हूँ, उसका तो हर क्लास का ही प्रॉब्लम हो गया है। Ma'am, ये बनाना है डायग्राम। नहीं अभी नहीं बनाना, रुको मैं बताती हूँ। ओके तो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जो आप बना रहे वो ड्रॉ करना है। हाँ जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको वो बनाना है साथ साथ।
मैम सर्विक्स एंड वाकीना में क्या क्या फर्क है? हाँ Like अभी दोनों बताऊंगी सेम जगह बताऊंगी पर है, बताऊंगी सेम डोंट जगह। वरी, हम उस पे आएंगे, ठीक है। ओके तो ये वाला डायग्राम बना लो जल्दी से। Mami, ampulla mark एम्प्यूला मार्क करना है आपको एट द जंक्शन ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। मतलब जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और जहाँ से यूट्रस स्टार्ट हो चुका है, या फिर मतलब एक बेसिकली बीच का वो बोल सकते हो एरिया, इंटरमीडिएट स्पेस, दैट इज कॉल्ड द एम्प्यूला। Done, ma'am. डन एवरीवन? Yes, ma'am. Draw. ओके Yes, ma'am. Wait, ma'am, please wait 2 minutes. ओके आई एम वेटिंग। मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा नहीं होता? प्लेसेंटा तो तब डेवलप होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अभी हम एक नॉर्मल यूट्रस देख रहे हैं विच इज यू नो बिलोंग्स टू अ नॉर्मल फीमेल हु इज नॉट प्रेग्नेंट। ओके, प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होगा। ओके मैम। ओके तो ये ड्रॉ कर लिया सबने? यस मैम। अच्छा चलो now look at these two diagrams and tell me what is the major difference that you see between the two. इन दोनों के बीच में आपको क्या Now, मेजर ovary is connected to the fallopian tube in the हाँ first. एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो ऐसा दिखाया गया है कि ओवरी जो है वो फेलोपियन ट्यूब के बिल्कुल ओपनिंग के ऊपर चिपकी हुई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ गैप बिटवीन द ओवरीज एंड द फिम्ब्रिए ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है फीचर है, क्योंकि जब आप ये डायग्राम पेपर में ड्रॉ करते हो तो वो वहीं पे मार्क्स आपके डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। दीज टू रादर पता है क्या है कि पीपल थिंक कि ये ओवरीज जो है ये फेलोपियन ट्यूब्स की वजह से ही वहां पे ऐसे हैंग है, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द फेलोपियन ट्यूब, बट एक्चुअल में द ओवरीज आर अटैच्ड टू द यूटरस वॉल विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। ओके जो यूट्रस की वॉल होती है, आउटर वॉल विच इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम, उसके साथ में एक लिगामेंट की हेल्प से ये ओवरीज जो है दीज आर अटैच्ड ओवर देयर, राइट। ओके अब हम एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है फ्यूंडस। सो फ्यूंडस इज द एलिवेटेड रीजन ऑफ द यूट्रस, राइट। इट इज हाईली इलास्टिक, क्योंकि जब धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी डेवलप होता है तो ये रीजन
काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, काफी एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्यूला पे। एम्प्यूला इज द जंक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसीलिए हमने इसे वहां पे ड्रॉ किया है। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, एम्प्यूला इज द रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है या व्हेन दे मीट एंड दे यू नो फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, एम्प्यूला में, ठीक है। ये आपको पता है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट. So this is actually responsible for transporting the ovum from the ovary towards the uterus, ठीक है। और ओवरी में से हमारा जो ओवम होता है वो रिलीज होता है। तो जल्दी से ये फिम्ब्रियो कैच कर लेते हैं। एक मिनट अमनजोत, ठीक है। ये फिम्ब्रिया देख रहे हो, दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनका फंक्शन ही है, फिंगर जैसे हैं, बिकॉज दे हैव टू कैच द ओवम एज सून एज इट रिलीजेस फ्रॉम द ओवरीज। ओके, हाँ बोलो तमनजोत। मैम अम्पुला नवोदक में की क्या क्या फर्क है? अम्पुला एंड ओविडक्ट एम्प्यूला और ओविडक्ट में, अच्छा मैम दोनों देखो, सेम जगह पर ऑलमोस्ट। पता नहीं है, बेसिकली जो ओविडक्ट है दैट इज अ ट्यूब, ठीक है। मैंने ओविडक्ट, अच्छा फिलोपियन ट्यूब मैंने ई भी नहीं लिखा, एक मिनट। हाँ, तो देखो ओविडक्ट बेसिकली इज अ ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन एम्प्यूला वो जगह है जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक अ जंक्शन, ठीक है ना। अब अब जो जैसे कलर डायग्राम में बना हुआ है उस वहां पे कहाँ होगा एम्प्यूला? एम्प्यूला, ये जो जगह देख रहे हो ना, दिस जंक्शन, दिस इज एम्प्यूला। ओके मैम। ओके, एंड अच्छा तमनजोत समझ में आ गया एम्प्यूला और फेलोपियन ट्यूब का डिफरेंस? और फिर हम भी लाइक टाइप ऑफ डिजाइन बना दे ताकि फर्क पता चल जाए अम्पुला के। ऐसे कोई जरूरत, देखो यहाँ पे भी बेसिकली ऐसे लाइन क्या बनाई हुई है, ये आपको ये दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर का टिश्यू अगर हटा के देखोगे तो अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज द अपर टिश्यू, ऊपर की लेयर है वो, उसके बाद आपको यहाँ पे रोक के अंदर का दिखाया हुआ है, तो आप ये मत ड्रॉ करना। मार्क्स कम करते हैं नहीं नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर। ये अंदर की स्पेस हो गई यूट्रस। ओके, दिस इज द मेजर प्लेस और स्पेस विच वी टर्म एज यूट्रस। इसके अंदर दिस इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट। जब जाइगोट बन जाता है फिर वो डेवलप होता है धीरे धीरे, बेसिकली हम एम्ब्रियो कहेंगे। तो एम्ब्रियो जो है यहाँ पे ही आके कहीं ना कहीं अटैच होगा। सो दिस इज एंडोमेट्रियम, ये उसको पूरा नरिशमेंट देती है। एंडोमेट्रियम के नीचे ये जो जगह देख रहे हो आप सारी, दिस रीजन जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दिस इज मायोमेट्रियम। दिस इज अ हाईली मस्क्यूलर लेयर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग लेबर। यानी कि जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, लेबर पेन होता है, तो वहाँ पे कंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और वो कंट्रैक्शंस किसकी वजह से होते हैं? दीज आर ड्यू टू द मायोमेट्रियल लेयर। ओके, Vedant is asking where is blastodisk attached, how many cells in blastodisk? अभी हम आएंगे उस पे, ठीक है वेदांत, अभी उस पे मत जाओ, दैट इज ऑल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज डन। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसके बारे में करते हैं, ठीक है। और बाहर आता है पेरीमेट्रियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। सो दिस इज मेजरली यू कैन से अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ठीक है। ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है जो यूट्रस को बाहर से कवर कर रहा है। और कनेक्टिव टिश्यू आप सबको पता था, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू, इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड अ सरफेस कवरिंग। ओके, फिर हम आ जाते हैं सर्विक्स और वेजाइना की बात पे। तो देखो, सर्विक्स इज द रीजन which is actually acting as a joint, or you can say an intermediate region between the vagina and the यूट्रस। सो यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सर्विक्स के अंदर, द म्यूकस इज बेसिकली प्रेजेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो डेवलप होगा तो यहाँ का म्यूकस और ज्यादा थिक हो जाता है, यहाँ पे एक म्यूकस प्लग बन जाता है, सो दैट द बेबी रिमेन्स इनसाइड and it is protected from the outside environment. And vagina is the passage which acts, you can say as a transportation way for the entry of the sperms into the uterus or into the cervix. Okay. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, what does myometrium do?
मायोमेट्रियम का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शंस। ओके तो जब भी बेबी बॉर्न होने वाला होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं सो दैट द बेबी इज पुश्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस। ओके मैम। ओके एंड सी अब देखो एक बार हम ये पढ़ चुके हैं तो हम डिफरेंसेस कर लेते हैं। सो व्हाट आर दी गोनाड्स, अरे यार, गोनाड्स एंड जेनिटलिया। ठीक है सो व्हाट आर दी गोनाड्स इन मेल्स? Testes. What is the genitalia in Ovary. males? Penis. Genitalia in males is penis. Okay. And then coming to females, gonads are the ovaries. Ovaries. And what is the genitalia? Vagina. And what is Vulva. genitalia? Vulva is the genitalia. And vagina भी कह सकते हो बट मेजर टर्म जो होता है वल्वा होता है। बट चलो ठीक है तुम लोग कंफ्यूज मत हो, स्टिक टू वेजाइना, राइट? लेट्स यूज दिस टर्म, दैट्स बेटर। ओके तो ये डिफरेंसेस सबको क्लियर है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन गोनाड्स एंड जेनिटेलिया। गोनाड्स वो ऑर्गन्स हैं जहां पे गेमीटोजेनेसिस होता है, वेयर एज जेनिटेलिया आर द ऑर्गन्स व्हिच आर हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीस गेमीट्स इनटू द अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, राइट? Okay. मैं डिफरेंस लिख लूं? कौन सा डिफरेंस? अच्छा ये गोनाड्स यार, मैं मेल कौन सा फीमेल कौन सा मैं भूल गया। हाँ कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? मैम जो फीमेल की बॉडी में जो फंडस है उसके ऊपर काफी स्पेस होती होगी। अरे मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। मैम जो डायग्राम में जो फंडस है उसके ऊपर बहुत स्पेस होती होगी ताकि पर जब इतनी एक्सपैंड ज्यादा, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता। देखो दी ऑर्गन्स आर पैक्ड इन अ सर्टेन वे, तो ये फंडस के ऊपर ना सारा एलिमेंट्री कनाल वगैरह होती है इन फीमेल्स। फंडस के आगे और फंडस के ऊपर आपके ये होते हैं जो पीछे ऑर्गन्स है ना, जैसे किडनीज वगैरह होती हैं और उसके ऊपर लिवर पैनक्रियाज वगैरह होते हैं, तो ये सब है। बट व्हेन यू नो द प्रेगनेंसी अकर्स तो फिर धीरे धीरे जब ये एक्सपैंड होता है तो वो ऑर्गन्स अपने आप थोड़ा थोड़ा उनको फिक्स होना पड़ता है। मतलब ये कह लो कि एडजस्टमेंट हो जाती है, ऑर्गन्स थोड़े पास आ जाएंगे ज्यादा। इसीलिए आप देखते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लिम्फ है वो पैरों में जाके इकट्ठा हो जाता है, सो इट लीड्स टू स्वेलिंग इन द फीट बिकॉज जो ऑर्गन्स है उनके बीच का जो स्पेस था वो काफी कम हो गया, राइट? हो गया तमनजोत? Ma'am, can you please repeat the definition of gonads? Gonads are the organs where gametogenesis occurs. Excuse me, मैम। फुट में स्वेलिंग एल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से भी हो सकती है ना? एल्ब्यूमिन्स के कम होने की वजह से। देखो एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से होती है, बट अगर हम पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के टाइम की बात करें तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इन द फीट, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट होता है ना बेबी का नीचे की तरफ, सो बिकॉज दैट इज बेसिक ग्रेविटी, तो उसकी वजह से जो लिम्फ है वो पैरों में इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि ऊपर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गया है, रादर यू कैन से कि उसके लिए स्पेस काफी कम हो गया, राइट? ओके मैम। ठीक है चले आगे। ओके तमनजोत ने मोदी जी की फोटो लगा दी। ओके चलो अब एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? दिस आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा हमें बात करने की जरूरत है, जल्दी जल्दी से स्क्रॉल करती जा रही हूँ, लिखते जाओ। उसके बाद मेजर जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आएंगे तब हम थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है? उससे पहले जल्दी जल्दी से नोट करते जाओ। आज कोशिश करके फर्टिलाइजेशन का टॉपिक भी करना ही करना है। मैम कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है ओवरी से? अभी बताऊंगी, आगे चलेंगे उस टॉपिक पे, अभी बस ये नोट कर लो। Yes, Ariman, we will discuss about this process when we do the topic of fertilization. Okay? अच्छा, this is your dad and you. ऐसे देखने में लग रहा है कि मोदी जी खड़े हुए हैं।
ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे लगा कि शायद डन, एवरीवन नोटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you wait? हाँ हाँ, आई एम वेटिंग, कर लो। एंड ना देखो, अगर हम फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पे पहुंच जाते हैं तो मुझे 2 मिनट का टाइम देगा। बहुत अच्छी वीडियो है, वो दिखाऊंगी। मैंने गलती से ना वो वाला लिंक डिलीट कर दिया यहाँ से, तो मुझे यूट्यूब पे से दिखाना पड़ेगा। डन, ओके ओके। सो सी, देखो ये जो ओवम बनता है ना, दिस इज एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर देयर आर अबाउट यू कैन से 200,000, या अगर मैं वैसे हिंदी वाले काउंटिंग की बात करूँ तो 2-2.5 लाख के आसपास ये फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। English, let अब me ये copy the. क्या ओवरीज वाला? Yes, ma'am. So these follicles are actually produced when the female is still in the fetal form. यानी कि जब एक फीमेल डेवलप हो रही थी खुद, तभी उसके ओवरीज के अंदर ये फॉलिक्यूलर सेल्स प्रोड्यूस हो गए थे, ओके। उसके बाद ये एक डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं ओवरी के अंदर टिल द टाइम द फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, ओके। सो दैट मीन्स दैट इफ अ गर्ल इज बोर्न, उसके ओवरीज में ऑलरेडी वो फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट हैं, बट जब तक उसकी प्यूबर्टी अटेन नहीं होगी तब तक ये फॉलिक्यूलर सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। once the girl becomes adolescent, these follicular cells will start maturing, and each month one out of those follicular cells, मतलब it means कि काफी सारे follicular cells कोशिश करते हैं मैच्योर होने की, बट उनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर होके ओवम या oocyte बन पाता है, ठीक है। and then this might be fertilized or may not be fertilized, so that totally depends on the process of fertilization, right? तो ये चीज सबको क्लियर है? हाँ बोलो। Why there are mood swings to girl during periods? That is because of the hormones, okay, because see these hormones have a huge impact on the neurotransmitters in the body. Neurotransmitters are actually chemicals जो हमारे न्यूरॉन्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं जो न्यूरोट्रांसमिटर्स वाले होते हैं और एक होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाले, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमिटर्स सच एज एसिटाइलकोलामीन एंड डोपामीन, ये सब आपने सुने भी होंगे। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन द बॉडी, जैसे कि डोपामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पर्सन हैप्पी, इट इज एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर डोपामीन कम हो जाएगा तो बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। ऐसी एसिटाइलकोलामीन इज एक्टिव, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, द एनर्जी, एंड एक तरह से उसका थोड़ा सा एड्रेनलिन जैसा भी इफेक्ट होता है। सो दीज हॉर्मोन्स विच आर बीइंग रिलीज्ड after you can say the period or particularly before, जिसे हम PMS बोलते हैं, pre-menstrual syndrome, तो उस टाइम पे these hormones have an impact on these neurotransmitters जिसकी वजह से mood swings होते हैं, ठीक है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां जानबूझ के करती हैं, this is actually a syndrome, okay, और ये सब hormones की वजह से होता है। मैम तो फिर जैसे अगर हमारा जो हैप्पी वाला एंटी डिप्रेसिंग हार्मोन है वो कम हो गया है, अगर हम उसे लाइक इंजेक्शन के थ्रू डाल दे तब खुश हो जाएंगे? हाँ, खुश हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली यही चीज साइकियाट्रिस्ट करते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट है उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद वो साइकोलॉजी की वो करने लगे, तो दे हैव द अथॉरिटी टू गिव यू मेडिसिन और ड्रग्स। तो वो जो मेडिसिन देते हैं, जो लोग होते हैं ना हु आर डिप्रेशन और यू कैन से एंजाइटी स्ट्रक, जिनके साथ ये डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उन्हें वो जो मेडिसिन देंगे उसके अंदर डोपामीन होता है। सो बिकॉज ऑफ द डोपामीन दे विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल अगेन, उनको डिप्रेशन कम होगा, ओके। बट वैसे मतलब ये जो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ट्रांजिएंट होते हैं
फॉर अबाउट 1 day 2 day, मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन हो सकते हैं, बट अगर उससे ज्यादा टाइम तक हो रहा है दैट मीन्स कि हो सकता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उस केस में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट सारे टीनेजर्स में होता है, वेदर इट्स गर्ल और बॉय। हाँ देखो, जैसे एंड्रोजेंस हैं बॉयज के अंदर, वैसे ही गर्ल्स के अंदर भी दीज स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रेजेंट। तो आपके अंदर जो स्टेरॉइड्स हैं उनका नाम टेस्टोस्टेरॉन है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेशन और बात बात पे ऐसे गुस्सा आना, वॉयलेंट बिहेवियर। और जो गर्ल्स के अंदर होते हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो यू कैन से सैडनेस एंड हैप्पीनेस, और गुस्सा ऑफ कोर्स गुस्सा भी आता है, नो डाउट। तो उनके हार्मोन्स का नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अभी हम बात करेंगे उनके बारे में भी, ठीक है। ओके, तो ये फॉलिकल्स वाला सबको समझ में आ गया, फॉलिकल सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स, इसे नोट डाउन कर लो। हम ये ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? हाँ जी, मैं जो Thread-like ओवरी, structure। यस सर, लिगामेंट दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो ओवरीज हैं दीज आर अटैच्ड। ओके, बिकॉज ऐसे हैंगिंग नहीं रह सकते ना, ब्रांचेस की तरह नहीं होते, देयर हैज टू बी सम यू कैन से कनेक्शन, ठीक है। तो ये एक टिश्यू है व्हिच इज एक्चुअली कनेक्टिंग द ओवरीज टू द यूट्रस। ओके, सो ये एक बहुत ज्यादा ना ब्रीफली आपको प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब एक बार इसे डिस्कस करते हैं, आराम से सुनना। इस डायग्राम को यही रहने देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर देयर इज अ ग्लैंड जिसका नाम आप सबने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। सुना हुआ है ना सबने नाम? यस मैम। हार्मोन्स वाला चैप्टर तो नहीं हुआ ना अभी? मैम 8th स्टैंडर्ड में किया था बट इस साल नहीं किया, राइट? कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन रेट। हाँ, चलो कोई नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दिस इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट यू कैन से एक्शन टुवर्ड्स प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, या फिर इवन टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है व्हिच इज कॉल्ड FSH। इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, right? Now from the name itself you can tell me कि follicle stimulating hormone का क्या function है, तो मुझे बताओ। मैम टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। तो देखो आई हैड टोल्ड यू कि जो फॉलिकल्स हैं वो ओवरीज के अंदर एक डोरमेंट सेल में, डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देम FSH इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी। ओके, व्हेन द FSH इज रिलीज्ड इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फॉलिक्यूलर सेल्स और द फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं? ओवरी के अंदर। So do I need a duct for the FSH to be released, या फिर it's better कि FSH blood में release हो जाए? ब्लड में तभी तो, बिकॉज ओवरीज तक जाना है अगर ब्रेन से लेके ओवरीज तक तो बहुत लंबा रास्ता है। सो रादर दैन हैविंग अ प्रॉपर डक्ट फॉर दिस द FSH इज रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली ब्लड में अगर कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो दैट मींस दैट इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द न्यूरोट्रांसमिटर्स एज वेल, ओके। अब फॉलिकल्स के ऊपर जब FSH एक्ट करता है तो फॉलिकल्स अपने आप मच्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मच्योर होने में क्या होता है, दैट दे स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स, इकट्ठे होकर क्लस्टर बना लेते हैं। अब जब ये फॉलिकल्स एक्टिवेट हो गए और मच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं तो दे विल रिलीज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है। दिस इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, ये एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मतलब लिपिड बेस्ड है, ओके। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट?
क्यों एंडोमेट्रियम को डेवलप किया जा रहा है? मैम अगर वो होगा, क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाएगा तो हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो, आगे। उसके बाद उसका अटैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद That's अगर right. नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। हाँ बिल्कुल वेदांत, फिर- दैट्स राइट। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलना है कुछ? नो So Vedant has told us correctly. So see what happens is कि अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं वो इसीलिए डेवलप हो रहे हैं कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो उसके लिए यूट्रस हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ बिफोर हैंड, उसे तैयारी करके रखनी है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो फिर आगे आएगा तो वो इम्प्लांट कहाँ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होने लगती है। एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट से हमारा मतलब है दैट ब्लड वेसल्स स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन दिस एंडोमेट्रियल लेयर। ओके, लेयर तो देखो पहले से है वहां पे, लेकिन वहां पे आके ना ब्लड वेसल्स इकट्ठे होने लगते हैं। अ लॉट ऑफ म्यूकस एंड ब्लड वेसल्स स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन दी एंडोमेट्रियल लाइन। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से हुआ? एस्ट्रोजन की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? हमें एफएसएच एक बार ये बता दो। FSH जो है दिस इज ऑल्सो हार्मोन, ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे रिलीज होता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द फॉलिक्यूलर सेल्स इन दी ओवरीज। ठीक है, ये जब फॉलिक्यूलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है FSH, तो फिर फॉलिकल्स आगे से एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, मतलब कि फॉलिकल्स खुद भी साथ साथ डेवलप हो रहे हैं और साथ साथ एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस शुरू ही एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH से हुआ। ओके गाइस, समझ आ गया? यस मैम। अब देखो एस्ट्रोजन रिलीज होता जा रहा है और साथ में एंडोमेट्रियम भी जो है डेवलप हो रही है। ओके, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि फॉलिकल्स में कोई एक फॉलिकल ऐसा होगा जो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा एंड इट विल फॉर्म अ प्राइमरी oocyte। ओके, हम इसे बोलेंगे प्राइमरी oocyte। और बाकी सारे फॉलिकल्स क्या करेंगे? अब देखो फॉलिकल्स में ऐसा नहीं है कि ये डेवलप हो गया, हम नहीं हुए तो हम जा रहे हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं डेवलप होने में। उसके आसपास एक क्लस्टर बना लेंगे, उसे प्रोटेक्शन देंगे, उसे नरिशमेंट देंगे ताकि वो जल्दी जल्दी डेवलप हो पाए। यहाँ पे देख रहे हो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन देयर इज अ सर्टेन वैक्यूल प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन देम, उसके बाद क्या होता है दैट पिट्यूटरी रिलीजेस अनदर हार्मोन which is called प्रोजेस्टेरोन। LH। नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, इट इज कॉल्ड LH। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे लिख देते हैं LH and its full form is luteinizing hormone। जब LH रिलीज होता है, जैसे ही LH एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेगा, इट विल लीड टू ओव्यूलेशन। So what is the function of LH? Produce a level of hormone until ovulation. ओव्यूलेशन, सिंपल यही बोलना है कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH, यू विल से ओव्यूलेशन। मैम अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर एलएच नहीं रिलीज होगा? अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अभी तो वो ओवरी के अंदर ही है। ओके, ओवरी के अंदर ही है ना एग, तो वहां पे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। ओके, तो LH जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस ओवम को ओवरी के बाहर लाने के लिए। सो दिस विल रिलीज टू ओव्यूलेशन so that the ovum comes out from the ovary। ठीक है, now the ovary will release this ovum ताकि ये आगे जाके fertilize हो पाए। Got it? ठीक है, तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब देखो ओव्यूलेशन में ये ओवम तो निकल गया, पीछे रह गए ये वाले फॉलिक्यूलर सेल्स। अब इनका क्या होगा? ये तो अब वेस्ट है ना, क्योंकि अभी पहले तो ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे और इसे भी नरिशमेंट दे रहे थे। तो अब क्या होता है ओव्यूलेशन के बाद
they will start turning into a structure which is called the corpus luteum. ठीक है, ये इस तरह से corpus luteum बन जाते हैं. Now this corpus luteum is responsible for releasing another hormone जिसका नाम है progesterone. Okay, so ovulation हो गया. Ovulation में से दो चीजें हुई. एक तो ओवम निकल गया जिसे हम, चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है. और ये बच गए हमारे पीछे के फॉलिक्यूलर सेल्स. Now these follicular cells will convert into corpus luteum and this corpus luteum will release progesterone. और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी थी उसको मेंटेन करना. मतलब कि एस्ट्रोजन ने बना दी है लाइनिंग, बट प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है उसका ध्यान रखना कि वो कहीं रिलीज ना हो जाए, वो मेंटेन रहे. So the function will be maintenance of endometrium. ठीक है. अब देखो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज होता रहेगा एंड दिस ओवम विल गो टू दी फेलोपियन ट्यूब. अब अगर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता ही रहेगा थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, क्योंकि वहां पे हमें एंडोमेट्रियम चाहिए ही चाहिए. लेकिन अगर दी ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड तो ऑब्वियसली बात है मैसेज तो मिलता ही है, क्योंकि ओवम जो है 24 आवर्स के लिए वाइबल रहता है. ठीक है, 24 to 48 आवर्स मतलब 24 घंटे, ऑलमोस्ट एक दिन 1-1.5 दिन तक ओवम जो है वो जिंदा रहता है, वाइबल होता है. अगर तब तक वो स्पर्म्स के कांटेक्ट में नहीं आता तो वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाती है. एंड व्हेन द ओवम डाइज एक मैसेज पहुंचता है ओवरी के पास कि ओवम जो था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होना बंद हो जाता है. ठीक है, सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई भी बंद हो जाएगी. और अब क्या होगा, देखो वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था ना, अब क्या उसको कोई मेंटेन करेगा? नहीं. तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होते ही मेंस्ट्रुएशन विल टेक प्लेस. सो मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली ऑल द ब्लड वेसल्स एंड द म्यूकस दैट वाज देयर इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना. ठीक है, यस मैम. ओके. तो ये सबको दिख रहा है, अब थोड़ा विजिबल है बिकॉज आई वाज ट्राइंग कि सारा का सारा दिख जाए आपको. यस मैम. गर्व के अलावा और बाकी बच्चे भी एक बार यस बोल दो सो दैट आई नो कि समझ आ गया. यस मैम, यस मैम. चार्ट नोट कर लो, राइट? विजिबल है ना, सो दैट पीपल कैन नोट डाउन. नहीं तो फिर जूम करके पार्ट में नाम क्या दे? नाम इसका दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसको आप लिख सकते हो हार्मोनल साइकिल ऑफ फीमेल्स. हम इसको आप जूम कर दो. जूम कर दूं? चलो ठीक. तो पहले हाफ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी का पार्ट देख लेंगे. ठीक है, इतना काफी है? यस मैम. ओके, चलो यहाँ तक नोट कर लो, कॉर्पस ल्यूटियम तक, फिर आगे चलते हैं. ओके, सो वेदांत इज आस्किंग कि हम क्यों ब्लड लॉस करते हैं मेंस्ट्रुएशन से? व्हाई डजंट द ओवरी प्रोड्यूस द ओवम व्हेन द स्पर्म्स आर प्रेजेंट? है ना, तो ये बात भी सही है कि अगर स्पर्म्स प्रेजेंट हो तभी क्यों नहीं ओवरी रिलीज होता. देखो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो प्रोसेस है दिस टेक्स अबाउट 28 to 30 डेज. फॉलिकल्स को मैच्योर होने में इतना टाइम लगता है. अब अगर स्पर्म्स रैंडम ड्यूरेशन में अवेलेबल है यूट्रस के अंदर तो फॉलिक्यूलर सेल्स इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते मैच्योर और यू नो प्राइमरी oocyte को डेवलप. इसीलिए जो प्रोसेस
जितना टाइम लगाता है वो फिर उसी रेट से चलेगा. That is why the timing has to be done for the sperms to be present at the time of ovulation. So the couples who are trying to conceive are always advised by the doctor to track their menstrual cycle, to track their date of ovulation, so that sperms are present at the right time for fertilization to take place. मैम ये जो डायग्राम है इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने ओवरी का डाइसेक्शन करके स्टडी किया होगा. डाइसेक्शन भी किया होगा, उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे ना रेगुलर बेसिस पे नजर भी रखी होगी ऑन हाउ द प्रोसेस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन अ लाइव ओवरी. बिकॉज अगर आप डाइसेक्शन की बात करो तो दैट इज एन ऑर्गन जो ऑलरेडी मर चुका है, व्हिच इज नॉट इनसाइड द सिस्टम. हाँ तमनजोत बोलो. प्लीज स्क्रॉल डाउन. स्क्रॉल डाउन. अच्छा एक मिनट, बाकी बच्चों ने लिख दिया, स्क्रॉल डाउन करें. यस मैम. प्लीज वेट. So Advik is asking that can more than one sperm enter an ovum during fertilization? No, more than one cannot enter during fertilization, because what happens is कि the ovum has a particular mechanism. So when one single sperm enters the ovum, उसके बाहर जो zona pellucida होती है वो अपने आप harden हो जाएगी, so that other sperms cannot enter. अगर two of the sperms enter at the same time. क्या? If two sperms enter at the same time, the first two sperms. देखो वैसे होता नहीं है कि एक ही टाइम पे दो स्पर्म्स एंटर करें, बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस. इसीलिए बोलते हैं कि स्पर्म्स के बीच में रेस होती है फॉर फर्टिलाइजेशन. तो ऐसे नॉर्मली केस होता नहीं है. एंड इफ टू स्पर्म्स डू एंटर बाय चांस, तो फिर वो जो बनेगा स्ट्रक्चर उसके बाद वो वायबल नहीं होता. दैट विल लीड टू अ मिसकैरेज. ट्विंस नहीं हो जाएंगे फिर? नहीं, ट्विंस नहीं हो सकते, क्योंकि देखो उस केस में क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये ओवम है, दिस हैज एन, दो स्पर्म्स आए एन और एक और स्पर्म आया एन, तो अब इनके फ्यूजन के बाद 3n हो जाएगा ना. ये तो हमारा डीएनए टाइप ही नहीं है, राइट? दिस इज नॉट द प्रोटोटाइप दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव. तो ये जिंदा रहेगा ही नहीं, ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो मैम ट्विन कैसे हो? हम वो ट्विन वाले सेपरेट हो टॉपिक जाते पे हैं? हाँ वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्विन happens after fertilization has taken place. ओके, तो हम ट्विन वाले टॉपिक पे भी आएंगे, चिंता मत करो. ओके, सो सिद्धांत इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओव्यूलेशन and menstruation. See, ovulation is the process in which the ovum is released from the ovary, whereas menstruation is the process in which the endometrial lining is shed off when the fertilization of the ovum does not occur. ओके, हाँ 1 सेकेंड, मैं अभी लिख देती हूँ. आप लोग ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ. Which diagram? ये मतलब यही वाला जो फ्लो चार्ट बना रहे थे. Okay. बना लिया ना? स्क्रॉल कर देती हूँ. Yes. कॉर्पस ल्यूटियम तक तो पहले ही लिख लिया था ना, अब यहाँ से लिख लो. ओके, सो शौर्य इज आस्किंग लाइक देयर इज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, इट इज एस्ट्रोजन इन फीमेल. So you can say जैसे एंड्रोजन्स होते हैं मेल्स में, वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं. मैम डायग्राम ड्रॉ करना है लेफ्ट वाला. ये नहीं ड्रॉ करना.
ये बेसिकली गेमेटोजेनेसिस का ही डायग्राम है. इट इज एक कंपैरिजन है. इट इज अ कंपैरेटिव इमेज शोइंग कि किस तरह से ओवम प्रोड्यूस होता है और किस तरह से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि ओवर हियर सी एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेराज एक ओवम से एक सिंगल ओवम ही निकल रहा है. तो जो सेकंड वो होता है ना सेल, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ प्रोसेस होगा तो 2 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल बनेंगे. ओनली 1 आउट ऑफ देम विल बी वायबल. दूसरे वाली पोलर बॉडी होती है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. ओके, फिर यहाँ पे भी जब सेकंड मियोसिस होता है तब भी जो पोलर बॉडी बनेगी वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड ओनली वन ऑफ देम इज लेफ्ट. कर लिया ये नोट सबने? डेफिनेशन लिख लें एक बार हम. आप ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस लिख रहे हो? ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के बीच में. ओके. ठीक है, मैं डिफरेंस भी नहीं लिख रही हूँ, रादर मैं बस डेफिनेशंस बता रही हूँ. वो आपको फिर अपने आप ही डिफरेंस पता लग जाएगा. I mean सारी होती ऑल ऑफ देम. और हाँ, ओव्यूलेशन की लेती हूँ उनके बात आपने की है उन सारों की डेफिनेशन बताओगे. oocyte और ओवम सेम होता है? हाँ, ओवम बेसिकली oocyte हम उसे तब बोलते हैं when it is being matured inside the ovaries. उसके आसपास प्राइमरी जब वो फॉलिकल्स वगैरह होते हैं. ओवम हम उसे तब बोलते हैं ज्यादातर जब मतलब वो एम्प्यूला रीजन तक पहुंच गया और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. हम जो oocyte का डेवलपमेंट होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो साथ में फॉलिकल्स होते हैं वो एक बार में कितने फॉलिकल रिलीज होंगे? देखो दैट डिपेंड्स, क्योंकि सी बाय द एज ऑफ 45 और 50 ये सारे के सारे फॉलिकल्स यूज हो जाते हैं when menopause occurs, right? So that means कि सारे follicles use हो गए. तो उस हिसाब से अगर birth के टाइम पे 2 लाख थे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 14 इयर्स की एज से भी स्टार्ट हुआ टिल 45 की एज तक हर 28 या 30 डेज में, मतलब ऑलमोस्ट हर मंथ में अगर कुछ कुछ हुए तो इस हिसाब से आपके कुछ 25 30 या मतलब एवरेज पे देखो 40 रहता है हमेशा नंबर. ठीक है, 40 के आसपास फॉलिकल्स होते हैं उस oocyte के आसपास. वेदांत मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ आया. व्हाट इज ओव्यूलेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज स्पर्म देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन? देखो ओव्यूलेशन तो ओव्यूलेशन ही कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन उसके बाद होता है. ठीक है ना, तो ओव्यूलेशन तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो तो होगा ही होगा. दैट कैन नेवर बी चेंज्ड, चाहे वहां स्पर्म हो या ना हो, वो बात की बात है, राइट? बट उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ओव्यूलेशन वाला स्टेप है, राइट? यस. हाँ, somebody was saying something. एक मिनट गर्व, I'll answer your question after I write this, okay? And menopause is stop of menstruation cycle or stop of fertilization? When fertilization cannot happen. देखो जब menstrual cycle बंद होगी that means the female is no more fertile, क्योंकि फीमेल के पास ओवम रहे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता अब आगे. तो that means कि menopause के बाद female is no longer fertile and that also means कि menstruation जो है वो stop हो चुका है.
और मैम कोई पर्टिकुलर अमाउंट भी होता है क्या कि इतनी बार ही हो सकता है फर्टिलाइजेशन? नहीं, ऐसे कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता, दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फीमेल। अब जैसे पहले के टाइम पे देखो लोगों के 20-20 बच्चे होते थे, सो देयर वाज नो स्टॉप, बट नाउ पीपल प्लान देयर फैमिलीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि दे हैव अदर थिंग्स, और मतलब वो उस हिसाब से अपने फाइनेंसेस भी प्लान करते हैं फिर, राइट? Ma'am, how much average blood is taken out from the female body while menstruation? Monthly. See, monthly basis पे it is about 0.5 to 1 ml of blood. कई बार उससे ज़्यादा भी होता है when people have this abnormality of menstruation. उसको शायद हम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, there are 2-3 conditions. एक होती है लैक एमेनोरिया, लैक एमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ठीक है। फिर एक होती है डिसएमेनोरिया जिसके अंदर एक्सट्रीम पेन होता है। तो ऐसे ही एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर देयर इज एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ओके। तो इस हिसाब से आपका, एक मिनट रुको, 80 ml के आसपास जो है दैट ब्लड इज लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसीलिए ना जब हम ये ब्लड की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो अब देखो कि हमेशा फीमेल्स में हम RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह का काउंट हमेशा कम रखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट लॉस टू द मेंस्ट्रुएशन। Yes, ma'am. Ma'am, and what about the color of the blood while menstruation, because it differs? That that is a condition which should not be there, right? Because in some cases it does happen कि starting में the blood is of a darker color, so that just means कि along with blood certain other toxins that were there in the blood are also being released. फिर at the end of the menstruation the blood becomes lighter in color, but still you should get it checked by a doctor if in case a person is facing that thing, right? Yes, ma'am. Okay, sure. एक एक करके बताती हूँ आंसर, ठीक है। सो गर्व इज आस्किंग दैट इज इट पॉसिबल फॉर स्पर्म्स टू रीच टिल द फिम्ब्री? हाँ बिल्कुल, अगर ओवम नहीं होता है प्रेजेंट इन द एम्पुलरी रीजन तो वो फिम्ब्रिया तक भी जा सकते हैं, रादर ओवरीज तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका एक केस भी बताऊंगी। सिद्धांत इज आस्किंग डू फॉलिकल्स इंक्रीज विद एज टिल प्यूबर्टी? नहीं, फॉलिकल्स एक बार में जो बर्थ के टाइम पे बन गए, उसके बाद वो नहीं बढ़ेंगे लाइफ में कभी भी, ओके। सो फॉलिकल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द फीमेल चाइल्ड और द फीमेल इज इन द फीटल स्टेज। जब वो खुद अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रही थी उसी स्टेज में जितने भी फॉलिकल्स प्रोड्यूस होने होते हैं वो हो जाएंगे। आफ्टर शी इज बोर्न नो मोर फॉलिकल्स आर एडेड टू द ओवरीज, okay. And Advik is asking, ovulation and menstruation are opposite processes? We cannot say they are opposite processes, ठीक है। ovulation is basically when the ovum is being released. menstruation is कि जब ovum fertilize नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो सारी वहाँ तैयारी हुई थी वो सब shed हो जाएगी, ठीक है। तो हम इन्हें opposite processes नहीं बोलेंगे, you can say that these two processes are related, ओके। अब देखो अगर ओव्यूलेशन नहीं होती तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता। सो दिस इज द केस इन पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस में क्या होता है कि जो ओवरी है उस ओवरी में से ओवम रिलीज होने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम ये ओवम बाहर निकल ही नहीं पाया और ये यहीं पे स्टिक हो जाता है इसकी वॉल के ऊपर। तो ऐसे करते करते ओवर फ्यू साइकिल्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे तो कई बार बहुत सारे ऐसे ओवम जो है इसके ऊपर हमें दिखते हैं और ये धीरे धीरे सिस्ट फॉर्म कर लेंगे। सिस्ट इज लाइक यू कैन से अ पिंपल ऑन द ओवरी सरफेस, ओके। इस केस में देखो क्या हो रहा है, जब ओवम यहाँ तक जा ही नहीं रहा तो उस केस में मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता,
ठीक है। एंड इफ द मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस इट इज इरेगुलर, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, राइट। और यही चीज देखो गर्भ, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब ओवम यहाँ पहुंचा ही नहीं एम्पुलरी रीजन तक, तो स्पर्म्स क्या करेंगे, वो ओवम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे, फिम्ब्रिया से भी आगे आके इनफैक्ट कई बार ओवरीज तक आ जाते हैं। कई बार इनफैक्ट ओवरीज के सरफेस पे ये जो ओवम है, इफ दिस इज वाइबल तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, एंड देन दैट विल लीड टू एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें बेबी यहीं पे डेवलप होना शुरू हो जाता है, ओवरी के ऊपर या ओवरी के अंदर। तो उस केस में ऑब्वियसली इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट वायबल, तो फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसको टर्मिनेट कर दो, बिकॉज इस केस में मदर को भी हार्म हो सकता है, इट इज वेरी रिस्की फॉर द मदर ऑल्सो एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, सो दिस प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड देम। Sometimes mother die also. मदर कैन डाई ऑल्सो, इसीलिए देखो मदर की डेथ अवॉइड करने के लिए ही Your voice is cracking. कि आप इसको टर्मिनेट कर दो। हाँ जी, Can you repeat what you said? yes, क्या क्वेश्चन था? Your voice is cracking. शौर्य मुझे ना समझ नहीं आया। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ये सब आई एम नॉट ऑडिबल, ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? मैम आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, बीच में लाइक आवाज कट जाती है। हाँ, दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, कहाँ तक सुना? कि मैम वो कहते हैं कि उन्हें टर्मिनेट कर देनी चाहिए, वहां तक। हाँ, बस उसके बाद इतना कुछ खास मैंने बोला नहीं। ठीक है, आगे चले, ये सब ने नोट कर लिया? यस मैम। ओके, सो सी दिस इज अ रियल इमेज, ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज हो रहा है या oocyte रिलीज हो रहा है, ठीक है। लुक, दिस इज द फॉलिकल। तो मैम ये कैसे पता चलता है कि लाइक हम ओव्यूलेट कर रहे हैं, या फिर पता कैसे चलता है? नॉर्मली व्हाट हैपेंस, इसकी जो प्रोसेस होता है, तो जो साइकिल है दैट इज 28 डेज टू 30 डेज ऑफ साइकिल। अब कई लोगों में ये एक्सटेंडेड भी हो सकती है, इट कैन बी ऑफ 32 डेज 35 डेज, बहुत बार होता है ना इरेग्युलर हो जाते हैं। सो व्हाट ऑन एन एवरेज अ जनरल ट्रेंड इज कि आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, यानी कि आफ्टर द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट डे से एक नया ओव्यूलेशन साइकिल स्टार्ट होता है। तो उस साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, 14th या 15th डे, इस डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। एंड नॉर्मली इन सम पीपल व्हाट हैपेंस इज कि ओव्यूलेशन के टाइम पे देयर इज अ राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि नीचे बेस होता है बॉडी का, लोअर एंड ऑफ द बॉडी, इट बिकम्स वार्मर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड यू नो द हाई लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट आर देयर, और एक एस्ट्रोजन की भी सर्ज होती है, तब LH का सर्ज होता है। तो इसकी वजह से ना अपने आप कुछ लोगों को होता है बॉडी टेम्परेचर में राइज। लेकिन ये तो देखो आपको पता ही है कि 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ पीपल ट्रैक देयर ओव्यूलेशन साइकिल्स, राइट। उसके बाद में इट इज नॉर्मली सेड कि 19th डे पे आके कहीं आपका प्रोजेस्टेरॉन का जो है एक सर्ज आता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल एक हाई लेवल पे होता है 19th डे के आसपास। ओके, यहाँ पे ये सारे हॉर्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है। आई थिंक कि हम इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप फ्लो चार्ट बना चुके हो, सेकंड दिस इज नॉट देयर इन द NCERT, तो जितना ज्यादा लिखोगे फिर बाद में पढ़ते टाइम आपका मन करता है कि इसको याद भी कर लें, तो वो चीज आपके काम की नहीं है फिर। Okay, so Naman is saying what happens if sperms are present there after menstruation? See, अगर sperms menstruation के बाद में present हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है because there is no ovum over there. ठीक है? As long as the ovum is present, तब sperms का फायदा है because they can fertilize the ovum.
बट इफ द ओवम इज नॉट देयर, वो ओवरीज में से रिलीज नहीं हुआ या फिर वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो फिर द स्पर्म्स विल डाई इन द यूट्रस. Okay, then coming on to the part of fallopian tubes, इसका लिख लो आप, write down this. Okay, 1 second. Vedant is asking, does the lining of the fallopian tube contain cilia? हाँ, it does contain cilia. It is present there for pushing the sperms ahead. Oh, sorry, the ovum and the embryo ahead. Ma'am, if only one sperm fertilizes the egg, then what happens to the other million sperms? Die, क्योंकि there are antibodies present which are responsible for, because see, यूट्रस के लिए है तो बॉडी का ही पार्ट ना, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज है अंदर, उनके हिसाब से स्पर्म्स फॉरेन एनिमल्स हैं या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको पैथोजन समझ के मार देंगे, ठीक है ना. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि स्पर्म्स को बहुत ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स चाहिए ताकि वो इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके ओवम तक पहुंच पाए और वहां पे जाकर फिर वो फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है. Yes, ma'am. मैम आज मैथ्स होगी? मैथ्स, बिकॉज सी मैथ्स का मुझे पता नहीं होता है, बट होनी ही चाहिए. Yes. मैम है आज. टेबल में लिखता. ओके, डन. ये सबने नोट कर लिया? यस मैम. Yes, ma'am. यहाँ पे फिम्ब्रिया के बारे में लिखा है, इन्हें भी नोट कर लो. और मैं एक काम करती हूँ, फर्टिलाइजेशन का करना है क्या आज ही डिस्कस, मतलब एक छोटी सी वीडियो है, आई थिंक इट्स 4 to 5 minutes या उससे भी कम है शायद, वो वीडियो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. डिस्कस फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ओके मैम. नोट करो जल्दी से, फिर मैं वो वीडियो चलाती हूँ. वेदांत, इट्स बाय न्यूक्लियस एकेडमी. न्यूक्लियस एकेडमी क्या चीज? वीडियो? मुझे नाम नहीं पता, पर आई डोंट नो कि चैनल नेम क्या था, बट वीडियो काफी अच्छी है, एनिमेटेड है, इट्स रियली गुड. वेदांत को कैसे पता? तुम्हारा कोई भाई बहन है 8th क्लास में? 8th में देख. हाँ, तभी. Done, everyone? Noted? Please wait. No, ma'am. I'm waiting. देखो ये फिम्ब्री है और ये यूट्रस का है, इसे भी नोट कर लेना साथ ही साथ. Ma'am, what if the fimbriae are unsuccessful in grabbing the egg? That doesn't really happen, क्योंकि एक तो दोनों की प्रॉक्सिमिटी काफी होती है ना. वो ओवरीज प्रेजेंट ही इस तरह से है फिम्ब्रिया के बिल्कुल पास में, एंड फिम्ब्रिया आर स्ट्रक्चर्स जो बहुत जल्दी से उसे ट्रैप कर लेंगे. ओके, तो ऐसे कभी होता नहीं, तो
वो अनसक्सेसफुल हो, एंड इफ इन केस दे आर अनसक्सेसफुल तो फिर ओवम अपनी साइट पे नहीं पहुंचेगा, एंड देन ऑब्वियसली द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. Okay, done everyone? Yes, ma'am. Done. फीटस की स्पेलिंग OE नहीं होती? हाँ, E के बाद O आता है. रुको फीटस, हाँ FOE होता है यहाँ पे. एक्चुअली इन सभी स्लाइड्स में फीटस को E से लिखा हुआ है, तो आप लोग करेक्ट कर लेना उसे. FOETUS, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ फीटस. ओके. अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? नो मैम. मैं जल्दी से वो वीडियो निकालती हूँ ढूंढ के, और फिर हम देखते हैं उसे. आप कर रहे हो स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी नहीं की मैंने स्क्रीन शेयर, मैं अभी वीडियो निकाल रही हूँ. हाँ, मुझे वो कंप्लीट करना था. यूट्रस इज अ होल ऑर्गन दैट इज द होम. एक मिनट यार, किसी ने यूट्रस लिख लिया है अगर, तो प्लीज डिक्टेट कर दो. होम टू अ डेवलपिंग फीटस. थैंक यू. Okay, so my Google Chrome has stopped responding. Great. वीडियो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. हाँ जी, हाँ वीडियो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. हाँ वीडियो नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे. चलो कोई नहीं. थैंक यू मैम. अरे रुक जाओ यार, 2 मिनट बचे हैं अभी. अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास से किसी को भी? एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? Okay, Shaurya is asking, ma'am, is there any way to avoid pimples which starts growing? It pains a lot. See, pimples actually are a part of puberty because there are huge changes in the hormonal balances in your body. काफी ज्यादा ना लिपिड प्रोफाइल चेंज होती है आपकी स्किन की, तो इस वजह से ना कई बार स्किन के ऊपर एक्ने या पिंपल्स होते हैं. तो इफ यू आर हैविंग frequent problems with pimples, तो I think एक ना dermatologist को दिखाओ, क्योंकि they have ointments and they have medicines also खाने के लिए. मैम दिखाया था, जो वो तो आपको कहते देंगे हैं. तो ठीक हो. हम सब कुछ ना कुछ टोटका बताते रहते हैं. यस मैम. मैम कुछ कहते हैं थूक लगा लो सुबह उठ के. मैम कुछ क्या कहते हैं, लाइक सब बोलते हैं कि हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो. मैम ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन माय फेस. मैं इवन डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गई हूँ, बट उन्होंने कहा कि आप पीलिंग करा लो. एंड आई वाज लाइक, पीलिंग इस एज में इज इट गुड और नॉट? और ऊपर से पीलिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है मैम. मैम मैंने देखी है, हम कुछ नया करवाओ वो बेटर है. नहीं, वो लगा सकते हो आप लोग, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, क्योंकि वो काफी ड्राई होती है नेचर, है ना. क्योंकि अगर स्किन ऑयली है और पिंपल्स हो रहे हैं
तो यू शुड यूज मुल्तानी मिट्टी या अब फिर एलोवेरा उसमें क्या होता है कि हाँ एलोवेरा भी लगा सकती हो, बट मैम मेरी एलोवेरा ना मम्मा या तो कहती मार्केट से या तो मार्केट वाली मैम अच्छी नहीं होती, जो घर में एकदम ग्रो करते हैं ना वैसे उससे निकाल के लगाए तो वो ज्यादा बेटर है। वो वाली यस टॉक्सिक हो मैम। सकती है। अब आपको नहीं पता कौन सी वाली वैरायटी है, बिकॉज मैंने एक बार ट्राई किया था, जैसे मैं व्हेन आई वाज योर एज तो मुझे भी काफी शौक था, ऑल्दो टचवुड मुझे कभी पिंपल्स नहीं हुए बिकॉज मेरा स्किन टाइप ऐसा नहीं है। तो फिर भी मुझे ना एक बार किसी ने कहा कि बाल अच्छे होते हैं एलोवेरा लगाओ, तो अब मेरे घर में यस बहुत मैम। सारी एलोवेरा है, मैंने वो लगा ली, बट वो ना टॉक्सिक वाली थी और उससे मेरे सर में इतनी गंदी इचिंग हुई और मतलब काफी दिन तक मेरे सर में से डैंड्रफ ही नहीं गया फिर। तो मतलब मार्केट में से अच्छा प्रोडक्ट ले लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि घर वाली एलोवेरा का पता नहीं होता कैसी भी हो सकती है। ओके सो 5 o'clock हो गए हैं, आप लोग अब मैथ्स की क्लास लो, मैं लीव करूंगी, ठीक है? थैंक यू हाँ बाय बाय। थैंक ओके यू मैम। Thank you, ma'am. मैम बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ब्रेक है क्या? शायद से। Okay then. ओके। Okay.